हेलो वेरी गुड आफ्टरनून। माय नेम इज वीरेंद्र। वेलकम टू माय चैनल रेस समाधान आईसीएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर यानी कि 31 अक्टूबर के करंट अफेयर 2020 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर से पहले स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, डेट इज 31 ऑफ अक्टूबर। आज के दिन की दो बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात तो यही है जो यहाँ लिखी हुई राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को, ये एक बार आप जरूर देखिएगा। गुजरात के किस एरिया से ताल्लुक रखते थे और जब इनको होम मिनिस्ट्री की पोस्ट दी गई थी किस स्टेट से इनका चुनाव हुआ था एमपी, या किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था एमपी में। तो मतलब एमपी के का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर न्यूज में होते हैं तो आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्जाम होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनका 145वां जन्मदिन है, 145th जन्मदिन है। इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी नई अनाउंसमेंट्स वगैरह की है। अनाउंसमेंट की फाइनलाइजेशन कल या परसों तक हो जाएगी, तो उसके बारे में जो भी डिटेल होगी तो वो मैं आपसे तब साझा कर लूंगा। लेकिन फिलहाल की ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 145वां इनका जन्मदिन है और इनको इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का जो एग्जैक्ट अभी हमारे पास में जो मैप अवेलेबल है, जो नक्शा अवेलेबल है, अगर मैं बात करूं हमारे सबसे उत्तरी राज्य की, जम्मू कश्मीर, सॉरी यूनियन टेरिटरी हो गया वो, जम्मू कश्मीर की बात करूं या फिर सबसे नीचे मैं बात करूं अंडमान निकोबार की बात करूं उस एरिया की, या फिर मैं बात करूं जो अरुणाचल प्रदेश या गुजरात के उस एरिया तक की, जो पूरा इंटायर कंट्री है इंडिया, उसको पूरा अपने आप को कंट्री को उस स्वरूप को देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। अगर मैं बात करूं सबसे जो उनको मुश्किल आई वो लास्ट के तीन प्रिंस स्टेट्स को अपने साथ में मिलाने आई थी। एक तो जो जूनागढ़ के राजा हैं उनको मिलाने में आई थी, हैदराबाद के निजाम, मणिपुर के भी वहां पे राजा ने बड़ी इसमें उनको नाको चने चबवाए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जब राजा हुआ करते थे उसके सत्ता के लिए तो लास्ट में इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन तक भी साइन करवाना पड़ गया था। इसके बारे में भी कभी मैं आपको जब जम्मू कश्मीर का पूरा मुद्दा पढ़ाऊंगा तो कभी इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। बाकी मोटी मोटी बात यह है, इन्होंने भारत में लगभग 550 प्रिंसिपल स्टेट को सम्मिलित कर दिया। टोटल 550 प्रिंसिपल स्टेट जो है इनकी वजह से सम्मिलित हो गया और आज का जो नया भारत है यानी कि जो आज का रिपब्लिक कंट्री है इंडिया, वो तैयार हो गया था 31 अक्टूबर 2020 को। आज ही के दिन जो है इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया था, उनकी हत्या की गई थी, तो इसको काले दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्हीं के जो खुद के सिक्योरिटी गार्ड है, पर्सनल पीएसए ने उनको गोलियों से छन्नी कर दिया था, जस्ट टू टेक द रिवेंज ऑफ एक इंपॉर्टेंट, उन्होंने रेवोल्यूशन, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन स्टार्ट किया था ब्लू ऑपरेशन करके, जो कि अमृतसर में शुरू हुआ था। तो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं क्योंकि ये बड़ा डिस्प्यूटिव टॉपिक है, बट एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के में। आज द हिंदू में ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा आर्टिकल नहीं आया है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर पाऊं। मे बी मंडे को वैसा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, कल संडे रहेगा तो संडे को एडिटोरियल वैसे भी नहीं आता। संडे को सिर्फ और सिर्फ जो एनालिटिकल न्यूज़ आती हैं, व्यूज नहीं आते हैं एडिटर्स के, तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, वो अगर आप जो है थोड़ा सा मस्ती मजाक के लिए अखबार पढ़ते हैं तो शायद मेरे हिसाब से आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ते हैं तो प्लीज देख के पढ़िएगा आपका टारगेट क्या है उस हिसाब से। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो फिर गो विद द राइट सोर्स, अगर आपको फिर टाइम पास करना है देन वॉच इंडिया वांट्स टू नो। आई होप यू गॉट दैट। अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग। ये होने वाली है, ठीक है। ये 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में मीटिंग होगी। इस मीटिंग को की शुरुआत एक्चुअल में शुरू हुई थी 1889 से। इस मीटिंग की नींव रखी गई थी, बाद में भारत भी इसका हिस्सा बना था। इस मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडाज रहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडाज रहते हैं वो तीन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। पहले डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को लेके, उसके बाद गवर्नेंस की क्या अकाउंटेबिलिटी की होगी, फेडरल कॉपरेशन कैसा आपस में इन विद इन द कंट्री, एंड कंट्री का जो कॉपरेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड कैसा है, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहते हैं। तो इसमें भारत अपनी भागीदारी लेगा, लेकिन क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक है, तो इसकी भागीदारी जो है वो डेफिनेट सी बात है वेबिनार के ही थ्रू की जाएगी। ठीक है, कौन इसमें भागीदार रहेगा, कौन नहीं, कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये शायद कल तक क्लियर हो जाए, तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मैं आपसे साझा कर लूंगा। हालांकि इसमें भी फिलहाल 179 मेंबर्स की ये पूरी कोर कमेटी है, यानी कि अगर बात करूं तो इसमें इतने सारे कंट्री सम्मिलित है। इसका हेड ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है। तो इसकी शुरुआत कल से यानी कि 1 नवंबर से होने जा रही है, 4 नवंबर तक इसकी बात रहेगी।
आगे बात कर लेते हैं यूथेनेशिया को लेकर। यूथेनेशिया यानी कि यूथेनेशिया का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वस्वीकृति से मरना चाहता है, अपने प्राण त्यागना चाहता है, तो क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए इसकी अनुमति। तो इस बात को लेकर पहले भी कई सारी चर्चाएं भारत में और अन्य देशों में हुई है। न्यूजीलैंड के जस्ट इलेक्शन के बाद में वहां पे चुनाव करवाए गए, कौन सी पार्टी न्यूजीलैंड में चुन के आई है, कौन जीता है, उसमें कौन हारा है, कितने परसेंटेज वोट से जो भी वहां पे लेडी जीती कौन है, उसमें कितने इंडियंस हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता पाए तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मुझे नहीं भी बताते कमेंट में तो अपनी सर्च जरूर कीजिएगा इसके ऊपर में। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के जो ह्यूमन राइट्स को लेके। ह्यूमन राइट्स में 50% लोगों ने इसके लिए वोट किया, फेवर में वोट किया कि जो न्यूजीलैंड से जो जितने भी न्यूजीलैंडर्स है दे वांट कि जब भी उनका मन हो तो उनको अकारण मतलब रोका ना जाए, उनको मरने दिया जाए। तो यूथेनेशिया में प्रॉपर डॉक्टर के एक सुपरविजन में, डॉक्टर के टीम के अंडर में उनको जो है लास्ट में एक ऐसा इस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता है कि वो फाइनल पर्सन कोमा में जाने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो डेट्स इजी डेथ जिसे बोला जाता है। इंडिया में इस यूथेनेशिया की बात आज से कई साल पहले हुई थी। देयर इज अ रिलीजन इन इंडिया, इट्स नेम इज जैनिज्म। जैनिज्म एक धर्म है जिस धर्म में एक विधि होती है। अगर आप में से कोई जैनिस्ट है तो इस बारे में थोड़ा ज्यादा मुझे कनेक्ट कर पाएगा। एक विधि होती है, उस विधि का नाम है शंखलेखन विधि। शंखलेखन विधि में अगर आप जैनिस्ट हैं और लास्ट में अपने आपको त्याग करके आप जो है अपने को खुदा को, भगवान को, जिस किसी को भी मानते हो, अपने धर्म गुरु को सौंपना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आप क्या करते हो, आप अपना खाना पीना छोड़ देते हो। खाना पीना छोड़ने के बाद धीरे 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 करते करते आपकी बॉडी से एनर्जी जाने लग जाती है, आपको नींद आनी बंद हो जाती है। लेटर यू आर नो वन इन दिस वर्ल्ड, आप इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं रहते, तो अपने आप शरीर में से प्राण त्याग देते हैं। तो इस विधि को बड़ी सेक्रेड, बड़ी प्योर विधि माना जाता है जैनिज्म में। लेकिन इसका बड़ा विरोध हुआ। जो जानकार है, अगर मैं बात करूं संविधान के जानकार है, उनके हिसाब से हमारा जो सबसे मुख्य मौलिक अधिकार, तो वैसे हमारे सारे मुख्य हैं, उनमें से कुछ अधिकारों को भी दो, हमारे फंडामेंटल राइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो एब्सोल्यूट राइट होते हैं और एक रिस्ट्रिक्टिव राइट्स होता है। एब्सोल्यूट राइट में एक राइट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आई होप आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में काफी बातें होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को लेके इसके बारे में बात हुई, जिसमें कि ये संज्ञान में लिया गया और ऐसा बोला गया कि यूथेनेशिया कुड नॉट बी लीगलाइज, इंडिया में लीगलाइज नहीं हो सकता। यूथेनेशिया कुड ओनली बी परमिटेड विद द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी गाइडलाइंस देगा, क्योंकि हमारे डायरेक्ट मौलिक अधिकारों का से जुड़ा मुद्दा, मौलिक अधिकारों का जो लालन पालन है अनुच्छेद 32 के तहत, वो डायरेक्ट हमारा कोर्ट ही करता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही करते हैं। तो उनके वो ही इसके ऊपर में फाइनल को अनुदेश दे सकते हैं। तो इसके लिए भारत ने बिल्कुल इसको नकार दिया। अगर भारत में किसी को, कोई भी व्यक्ति किसी की जान लेता है या जान लेने के लिए उकसाता भी, अगर आपने अभी बहुत ज्यादा जो केस आया था सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें इस तरह की बात हुई थी, किसी को उसकी अपनी खुद की जान लेने के लिए उकसाया गया है, तो वहां पे भी अटेम्प्ट टू मर्डर का ही केस लगता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की जान लेता है तो पहले इसको इलीगल इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन अभी कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, उनकी जानकारी और उनकी जो देख रेख में अब ये माना गया कि ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये बीमारी भी है। अगर कोई इस तरह का अटेम्प्ट करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, और उस अटेम्प्ट में अगर विफल हो जाता है, तो फिर उसको जो है साइकेट्रिस्ट के हवाले कर दिया जाता है, साल 1.5 साल, जब तक साइकेट्रिस्ट को फील होता है दैट ही दिस पर्सन नॉर्मल टू सर्व हिज लाइफ इन द सोसाइटी, तो उसको वापस कर दिया जाता। बट ऑल्दो दैट इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, दैट इज एक्चुअली survey occurred in New Zealand. So more than like nearly 50% people actually accepted euthanasia should be legalized in New Zealand. Let's see what government will take the action on 6th of November, आने वाले महीने में। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत जो है सफल परीक्षण किया गया। ये मैंने अलग अलग नाम लिखे हैं, ब्रह्मोस वाई ब्रह्मोस अलग नाम क्यों लिखे हैं, एक बार आप सर्च करना। मैं हिंट दे देता हूं आपको, जो भी ब्रह्मोस की मिसाइल का परीक्षण किया जाता है या बनाई जाती है, इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे टेक्नोलॉजी की हो इन्वेस्टमेंट ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में, या फिर उसके लास्ट में जब मिसाइल का परीक्षण किया जाता है वहां तक ले जाने की इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे दो कंट्रियां इंडिया, मतलब इंडिया और इंडिया के साथ में कंट्री और होती है, जिस कंट्री का नाम है रशिया। तो रशिया से जुड़ा हुआ ये एमओएस वर्ड कुछ है, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। ब्रह्मोस इसीलिए नाम है। तो जितने ब्रह्मोस के टेस्ट होते हैं वो इंडिया रशिया की भागीदारी से ही होते हैं, ठीक है। अब
ब्रह्मोस में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से इसका नाम जो ब्रह्मोस ब्रह्म है, और मोस वहां पे कुछ है ऐसा, आप ढूंढ के मुझे बताएंगे। सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इसका जो कैरियर होगा दैट विल बी दिस Su-30 इसका कैरियर होगा। और इसकी जो अपनी आपने एक्यूरेसी, दैट्स 100% एक्यूरेसी के बारे में ऐसा दावा कर रहे हैं जो भी इसको बनाने वाले हैं, लैंड है या सी है उसमें दोनों उसकी 100% एक्यूरेसी है। जो ये मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, दैट कैन अफेक्ट लैंड टू लैंड, लैंड टू सी और लैंड टू एयर, तीनों भी वार कर सकते हो। तीनों में से कहीं से भी आप इस मिसाइल को दाग सकते हो। इसमें कोई पर्टिकुलर यूज करने की जरूरत नहीं है। इंडोक्रेनिक और एक्सोक्रेनिक दोनों ही तरह की मिसाइल है, बट ये एक्सोथर्मिक मिसाइल नहीं है। ये इंडोक्रेनिक यानी कि जब भी मिसाइल सफर करती है तो ये पॉसिबल है कि ट्रोपोस्फेयर के बाहर जा सके। ये एक्सोक्रेनिक है। अगर ये सफर कर रही है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रहेगी तो इंडोक्रेनिक है। इसमें दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी है ब्रह्मोस मिसाइल में। ऐसी शुरुआत में ये सिर्फ इंडोक्रेनिक हुआ करता था, बाद में इंडो और एक्सोक्रेनिक दोनों हो गया ये मिसाइल। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करियर होगा वो ये विमान, इसका करियर होगा सुपरसोनिक मिसाइल। इसका टेस्ट हुआ है, बहुत सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। इसकी मार्क क्षमता लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की, और बिल्कुल एक्यूरेट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 100% एक्यूरेसी के साथ में मिसाइल आई है, ठीक है। इससे पहले तक अभी तक जितनी मिसाइल थी वो सभी थर्मल बेस्ड मिसाइल थी, यानी कि अगर कहीं पे भी आग जलती हुई दिखेगी, कुछ गर्म दिखेगा तो वो उसको टारगेट करते थे, तो वो थर्मल बेस्ड मिसाइल होती है। लेकिन अभी ये थर्मल बेस्ड मिसाइल नहीं है, टारगेट ओरिएंटेड मिसाइल इन्हें बोला जाता है। इसकी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी जो डिफेंस की वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं न्यू वेजेस बिल के ऊपर में। द हिंदू के आर्टिकल का फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने आज ये आर्टिकल देखा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। न्यू वेजेस बिल का में छोटी सी पहले इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई आप अभी अगर कोई भी फीमेल है, इफ शी इज वर्किंग एंड शी गॉट एनी हाउ सेक्सुअली और मेंटली और फिजिकली हरास्ड बाय हर कोलीग्स, हर बॉस और हर सबऑर्डिनेट्स, तो अर्लियर क्या होता था कि शी हैव टू कॉल द पुलिस एंड टेक एवरी काइंड ऑफ एक्शन। एंड फिर एक कमेटी वहां पे बैठती थी ऑफिस के अंदर में, या फिर जो पुलिस है उनकी कोई कमेटी बैठी, दे टेस्ट एंड दे रियलाइज दैट इफ समथिंग एक्चुअली हैपेंड तो उसकी पनिशमेंट दी जाती है। लेटर क्या होता है उसके बाद में वो पर्सन अपनी नौकरी छोड़ देता है, जिसके अगेंस्ट में पनिशमेंट होती है वो आदमी अपनी नौकरी छोड़ देता है, किसी और संस्था को वो ज्वाइन कर लेता है। जिस किसी और नई संस्था को ज्वाइन करता है तो वहां पे सब कुछ उसके लिए नॉर्मल सब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है, ये न्यू वेजेस पॉलिसी, इसको पीएफ के साथ में यानी जो प्रोविडेंट फंड होता है के साथ में इसको मर्ज किया जाएगा। और अगर कोई भी पर्सन जो इस तरह के एक्ट में, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट में सही में लिप्त पाया जाता है तो उसको किसी भी तरह का बोनस नहीं दिया जाएगा, चाहे वो दिवाली बोनस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पर्क्स एंड रिक्विजिस्ट हो, या किसी तरह का एक्स्ट्रा इंसेंटिव उसको दिया जाता है, या फिर ओवर टाइम दिया जाता है, ऐसा उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो आई होप इस तरह की एक्टिविटी से मे बी वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में थोड़ा बढ़ेगा, एंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज नॉट एक्चुअली इंडल्ज्ड इन इंडिया एज अ वर्किंग वुमेन वो शायद कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। इससे पहले जो हमारा वेज बिल है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट ऑलरेडी एक्ट सम्मिलित है। पहला है वेज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 में नहीं कि एक तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए, मतलब किसी भी एक तारीख को, 15 है, 8 है, 7 है, 1 है, जो भी, तो 30 दिन के अंदर में, 28 दिन के अंदर में एक सैलरी का एक आपका जो है वो साइकिल चलती रहनी चाहिए। कई सारी कंपनी अब तो इंटरनेशनल हफ्ते हफ्ते भी देती है, तो सैलरी ऐसे चलती रहनी चाहिए। इसमें सैलरी में ये नहीं 45 दिन नहीं मिल रही फिर एक साथ में 3 महीने की सैलरी दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यू कैन सू द कंपनी, आप कंपनी के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में यानी कम से कम जो है एक वेजेस जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास में प्याज खरीदने के पैसे नहीं और आपकी दिहाड़ी दिन के 5 रुपए, वो नहीं हो सकता। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में सरकार ने भी इसको जो है हमारी महात्मा गांधी नरेगा योजना में मिनिमम वेज एक्ट के तहत में स्टेट वाइज अलग अलग वेजेस डिसाइड किए हैं। सबसे ज्यादा वेजेस हरियाणा और पंजाब में दिए जाते हैं, सबसे कम वेजेस उसी पर्टिकुलर स्टेट में दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा लेबर्स आती है जो कि बिहार में। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रावधान भी जो है अब सभी कंपनी को अपने पास में रखना पड़ता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अगर कुछ तरह का कोई खास तीज त्योहार, कुछ इस तरह का फंक्शन है, कोई अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, ओवर टाइम करता है, तो ये सब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में है। इसके अलावा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है। अगर कोई पर्सन मैनेजर लेवल का है
अगर कोई सेल्स मैनेजर है और कोई ऑपरेशन मैनेजर है, तो दोनों की जो बेसिक सैलरी है वो सेम होनी चाहिए एज पर टेन्योर। अगर टेन्योर सेम है तो बेसिक सैलरी ही भी सेम होना चाहिए, इंसेंटिव बोनस अलग हो सकता है। तो ये भी एक एक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू वे कॉल, मतलब ये सब तो ऑलरेडी सब चल ही रहा था। अब एक और नई चीज आई है जो कि पहले ही 2013 में इसको जो गाइडलाइन में डाल दिया गया था, लेबर एक्ट की गाइडलाइन में डाल दिया गया था। वो क्या था? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट 2013। अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट में लिप्त होता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ये सब पहले था, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ने इसको ओवरकम किया है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को ओवरकम किया है, और इसमें यह बात बोली है अगर कोई भी पर्सन अगर इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होता है जिसमें कि किसी वीमेन को का मेंटल फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, और जरूरी नहीं है विद इन द ऑफिस ही हो, विद इन ऑफिस प्रेमिसेस, ये जरूरी नहीं है, आउटसाइड द वर्किंग आवर्स भी हो सकता है, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रेमिसेस भी हो सकता है, कहीं ऑफिस की बाहर किसी अलग राज्य में अलग देश में मीटिंग हो रही है, वहां पे कोई हरासमेंट हुई है, या फिर ऐसा है कि जैसे आप में से कई सारे बच्चे इन्फोसिस में या टीसीएस वगैरह में काम करते हो, कई सारे किसी और प्राइवेट कंपनी के साथ में इंडल्ज होंगे, तो आपको कैब सर्विसेज दी जाती है, तो कैब में मेल फीमेल दोनों होते हैं। अगर उस कैब सर्विसेज में अगर किसी फीमेल के साथ में कुछ इस तरह की बदसलूकी होती है और वो बाद में पर्सन सही में इसमें लिप्त पाया जाता है, तो भी उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ बोनस एक्ट में ये बात थी अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाता है या फिर कुछ जो है मालाफाइड एक्टिविटी करता ऑफिस में, तो उसका बोनस रोक दिया जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर ऐसा कुछ कड़ा कानून नहीं था, लेकिन अब एक नया कड़ा कानून सेक्सुअल हरासमेंट को लेके आया, जो कि द हिंदू के फर्स्ट पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 3 एक्ट ऑलरेडी, ये 4 एक्ट ऑलरेडी सम्मिलित थे, दैट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। उसने जो कुछ स्टार कैंपेनियर्स थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार कैंपेनियर जो कि फिलहाल जो स्टार कैंपेनिंग करे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ, उनको उन पे रोक लगा दी कमलनाथ के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने दो कुछ इस तरह के विवादास्पद स्टेटमेंट्स दी थी। जैसे उन्होंने फीमेल को किसी को आइटम बोल दिया था, या कोई और खराब स्टेटमेंट कमलनाथ जी ने दी थी, तो जिसके खिलाफ में उनके ऊपर में इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी स्टार कैंपेनिंग की। स्टार कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है इसको मैं बता देता हूं। स्टार कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हर एक एमएलए का और हर एक एमपी का अपना एक बजट डिसाइडेड है। एमएलए का अपना एक बजट डिसाइडेड है, स्टेट वाइज ये डिफरेंट होता रहता है, और एमपी का अपना एक बजट डिसाइडेड है। फिलहाल एमपी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका बजट डिसाइड है अपनी कैंपेन करने का, वो 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए वो खर्च कर सकता है किसी भी इलेक्शन कैंपेन में। पार्टी का कोई बजट डिसाइड नहीं, पार्टी की कोई लिमिट नहीं, वो कितना भी खर्च कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हर एक पार्टी जो भी जो कैंपेन कर रहे हैं उनको अपना स्टार कैंपेनियर की पहले इलेक्शन कमीशन को लिखित में देना पड़ता है, स्टार कैंपेनियर कौन होगा। स्टार कैंपेनियर किसी भी पार्टी के 40 लोग हो सकते हैं अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ में, नेशनल लेवल की पार्टी है और या स्टेट लेवल की पार्टी। अगर वो पार्टी छोटी पार्टी छोटमोट पार्टी है और रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने जो कैंपेनियर है वो सिर्फ 20 रख सकती है, 20 ही स्टार कैंपेनियर रख सकती है। स्टार कैंपेनियर जो कैंपेन करने वाले कौन लोग होते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट छवि रखते हैं देश में, जैसे कि मैं बात कर लूं तो अक्षय कुमार हो गए, कंगना रनौत हो गई, या फिर अगर मेरे को किसी और को जैसे हेमा मालिनी जी होगी, जो भी स्टार मतलब जो बड़ा ही जाना माना चेहरा लोगों के लिए, लोग वहां के एमएलए को कभी कभी देखते होंगे, एमपी को कभी कभी देखते होंगे, लेकिन इस तरह के एक्टर्स को वगैरह को स्टार्स को वो रेगुलर देखते हैं। तो इस तरह के जो स्टार कैंपेनियर्स होते हैं ये 40 ही हो सकते हैं किसी भी नेशनलाइज्ड पार्टी के अंदर में। तो और जो इसका बजट होता है वो पार्टी से दिया जाता है, इंडिविजुअल के जो 70 लाख रुपए जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से होता है उसमें से अलग से उसमें से बजट नहीं होता, अलग से बजट दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि कमलनाथ के ऊपर में स्टार कैंपेनियर का ये जो रोक लगा दी इलेक्शन कमीशन ने, तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में से ही अपनी पेमेंट करेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन का एक इंपॉर्टेंट कदम है। इलेक्शन कमीशन को और भी चीजों में संज्ञान लेना चाहिए। इससे पहले जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे तो फिर गोली मारो सालों को, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, शाहीन बाग में करंट लगेगा, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया था। तो आई होप इलेक्शन कमीशन मस्ट हैव द गुड टीथ टू बाइट इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। तो आई होप, लेट्स सी आगे की न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। केरल, तमिलनाडु, गोवा, दीज आर द टॉप स्टेट्स इन परफॉर्मेंस। अभी तक की जो परफॉर्मेंस की लिस्ट आई है, एक एनजीओ ने इसके ऊपर में अपनी रिपोर्टिंग दी है। जो एनजीओ का नाम है पब्लिक वेलफेयर इंडेक्स 2020। इसने पब्लिक वेलफेयर के बेसिस पे, पब्लिक वेलफेयर यानी इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों के बेसिस के ऊपर में, इन तीनों का पैरामीटर मानते हुए अक्रॉस द कंट्री सभी स्टेट्स सभी यूनियन टेरिटरीज में
एक कैंपेन किया, एक सर्वे किया, जिसके तहत में केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, गोवा के लोग इसमें टॉप लिस्ट में। जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, दैट इज योर फेवरेट योगी आदित्यनाथ स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। दैट्स द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी पैरामीटर एंड बिकॉज ऑफ करंट फ्यू इश्यूज ऑफ गैंग रेप एंड कास्टिस्ट पॉलिसी, और अभी अभी किसी वहां के लोकल एमएलए ने ये भी बोला था, अगर किसी ने एसडीएम के देख रेख में गोली भी चला दी तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गोली थी, लाइक नॉट rather than criticizing that person who shot the bullet, उसको क्रिटिसाइज ना करते हुए जिसको गोली लगी उन्हें उसके को ही क्रिटिसाइज किया। तो इस तरह कुछ नेगेटिव छवि जो है लोगों की नजरों में गई, जिसकी वजह से यूपी सबसे लीस्ट है इस पेरिस्ट में। इस यूपी के बाद में फिर बिहार सेकंड लास्ट पे आता है। और यूनियन टेरिटरीज में बात करूं तो दिल्ली इज आल्सो नॉट वेरी वेल परफॉर्मिंग। इफ यू आर सपोर्टर ऑफ सम पर्टिकुलर पार्टी इन दिल्ली, it is also not at all well performing in all these parameters, that is equity, growth and sustainability. I have said the word equity, it's not equality, it's equity. Go and search and tell me what is the meaning of equity. Till now this is from my side. My name is Virender and thank you so much for watching Samadhan ICS 31st October 2020 news current affair analysis. Thank you.